हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। इससे होगा क्या ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे कोई लाइव क्लास हो, तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको, जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स को भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6 पे आ चुके हैं। कहां पे आ चुके हैं? चैप्टर नंबर 6 पे। और अब इसका टॉपिक क्या है इस दफा? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। ठीक है, मैं आपको जरा याद दिला दूं, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हम लोग कोई फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। वहां मसला क्या हुआ था ना कि जो फॉर्मूला रेजिस्टर के सीरीज में आता है वो फॉर्मूला कैपेसिटर के पैरेलल में आता है, और जो फॉर्मूला रेजिस्टर के पैरेलल में आता है वो कंडेंसर के सीरीज में आता है। आया समझ के नहीं आया? लेकिन अब यहां पे जो इंडक्टर का हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस का जो इंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बिल्कुल रेजिस्टेंस वाले कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से एग्जैक्टली डिक्टो मैच करता है। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं पहली दफा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स के ऊपर। यहां पे 3 इंडक्टर्स का मैंने एग्जांपल लिया, आप इसको n नंबर ऑफ इंडक्टर्स के लिए भी खेल सकते हो। ठीक है, तो अगर ये अपने पास 3 इंडक्टर्स हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली इनको किसी ने पावर अप किया होगा, इनको किसी ने पावर अप किया होगा और ये पावरिंग सोर्स रहा होगा और इसका वोल्टेज V रहा होगा। ठीक है, इसका वोल्टेज क्या रहा होगा सर? नेट वोल्टेज V रहा होगा। तो ये है मेन पोटेंशियल राइज, फिर उसमें से पोटेंशियल ड्रॉप V1, V2 और V3 का होता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि अपन लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ईएमएफ क्या होता है सर? L टाइम्स होता है di/dt। ठीक है, तो ईएमएफ में इसको E बोल देता हूं। तो पहले वाले का पोटेंशियल ड्रॉप E1 ले लेना, दूसरे वाले का E2 ले लेना, तीसरे वाले का E3 ले लेना। ये वाली बात समझ में आ गई? हालांकि यहाँ पे V1, V2 और V3 का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है ये बताने के लिए कि काफी सारी बुक्स में आपको V1, V2, V3 का फॉर्मेट ही दिखाई देगा और काफी जगहों पे E1, E2, E3 का फॉर्मेट दिखाई देगा। ठीक है, तो E1 का मतलब क्या होता है सर? L टाइम्स di/dt। आई एम टेकिंग ओनली द मॉड्यूलस, माइनस को मैं लेके नहीं चल रहा। ठीक है, तो L टाइम्स di/dt। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट ही तो कांस्टेंट रहता है, वही तो खास बात होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो करंट का रेट ऑफ चेंज भी कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो L2 टाइम्स di/dt और यहां पे हो जाएगा सर L3 टाइम्स di/dt। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? सुप्रीमली क्लियर है। ठीक है, अब जरा गौर करना, ये जो अपने पास EMF था ना, ये क्या हो जाएगा सर? L टाइम्स di/dt तो होगा, लेकिन L कौन सा लेंगे अपन यहाँ पे? तो L अपन लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो L सब्सक्रिप्ट में अपन S लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, तो di/dt तो चल ही रहा है। अब यहां से बनता क्या है सर कि आप di/dt को बकायदा कॉमन निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल लीजिए। तो जैसे हम di/dt को यहां से कॉमन निकालेंगे ना, तो हमारे पास में क्या बचने वाला है? इंडक्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू पहले वाले का इंडक्टेंस प्लस दूसरे वाले का इंडक्टेंस प्लस तीसरे वाले का इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये रहेगा अपने पास में फॉर्मूला। भाई अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अगर अपने पास 3 रेजिस्टर्स होते, ठीक है, रेजिस्टेंस R1 का, रेजिस्टेंस R2 का, रेजिस्टेंस R3 का, और अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते, अगर वो रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते, तो वहां भी जो फॉर्मूला आया था वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था, सेम जैसा कि इंडक्टर में आ रहा है L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? ऐसा ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, फॉर n इंडक्टर्स इन सीरीज, अगर n नंबर ऑफ इंडक्टर्स लग जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो क्या हो जाएगा? फॉर n इंडक्टर्स इन सीरीज। अब जरा गौर करना, n इंडक्टर्स के लिए क्या मैटर हो जाता है सर? मैटर ये होता है कि जब उसका सीरीज कॉम्बिनेशन अपन करेंगे ना, तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2
प्लस क्या हो जाएगा L3 अप टिल आप इसको ऐड करोगे टिल Ln तक, ठीक है, अप टिल आप इसको ऐड कर लोगे सर फॉर Ln तक, ठीक है, मतलब इंडक्टेंस ऑफ द nth इंडक्टर तक का, ठीक है, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है सर, पूरा क्लियर है। अब यहां पर अपन बात करते हैं एक और नई नवेली चीज के लिए, फॉर एन आइडेंटिकल इंडक्टर्स इन सीरीज, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि n नंबर ऑफ इंडक्टर्स तो हैं लेकिन आइडेंटिकल हैं, फॉर एन आइडेंटिकल इंडक्टर्स, फॉर एन आइडेंटिकल इंडक्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या होता है, फॉर एन आइडेंटिकल इंडक्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो भाई इसके लिए ऐसा होता है, मेरी बात समझना, जब अपन इंडक्टेंस निकालेंगे ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो L प्लस L ये अपन को करना पड़ेगा सर n टाइम्स, ठीक है, ये अपन को करना पड़ेगा सर n टाइम्स, तो देयरफॉर इंडक्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n टाइम्स इंडक्टर ऑफ वन इंडक्टर, मतलब इंडक्टेंस ऑफ वन इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ वन इंडक्टर। ये वाला फंडा क्लियर हो गया, यस सर, ये वाला फंडा बहुत ही शानदार तरह से क्लियर हो गया, रजिस्टर से मैच कर रहा ना पूरा का पूरा, क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है, किससे मैच कर रहा है सर, रजिस्टर से मैच कर रहा है। इसमें की फीचर्स क्या है भाई, सीरीज देखो इंडक्टर है, तो इंडक्टर में होता क्या है सर, करंट रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज में और मे नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, करंट रिमेन्स कांस्टेंट, सीरीज में क्या होता है, करंट रिमेन्स कांस्टेंट या सेम, लेकिन वोल्टेज मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है, पोटेंशियल मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, तो वोल्टेज मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, वोल्टेज मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा आप लोग के दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। अब मैं चाहूंगा अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको लेके चलते हैं इसके बकायदा पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, यस सर, यहां तक का तो फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है यहां तक, ठीक है, चलें आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखना भाई इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज वाला मसला पूरा क्लियर हो चुका है, अब आ जाओ इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो पैरेलल में क्या होता है, एक बात सटीक है कि पैरेलल में ना वोल्टेज होता है कांस्टेंट, करंट तो मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हैं आप लोग फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या होता है सर, L टाइम्स di बाई डी टी, तो देयरफॉर जब मैं करंट निकालूंगा तो di मेरे पास क्या हो जाएगा सर, di हो जाएगा E बाई एल टाइम्स डी टी हो जाएगा, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई सर, di कितना हो जाएगा, E बाई एल टाइम्स डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब जरा फोकस करते हुए चलना, देखो भाई, तो अपन कर देंगे di का इंटीग्रेशन, अपन कर देंगे यहाँ पे क्या सर, di का अपन कर देंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे E बाई एल बाहर आ जाएगा और ये चलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो डी आई का इंटीग्रेशन इज आई, तो ये हो जाएगा ई बाई एल टाइम्स चलेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। भाई मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं चाहूंगा एक बार आप जरा इस वाले फॉर्मूले को नोट कर लें, बिकॉज इसी को मैं अभी लगातार यूज करने वाला हूं, इसी फॉर्मूले को मैं अभी लगातार यूज करने वाला हूं। बोलो कोई तकलीफ, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू ई बाई एल टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt चलने वाला है, ठीक है सर, बढ़िया, E बाई एल टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt। शुरू करें, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, E बाई एल और वो भी कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल, टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू, भाई मेरी बात सुनते हुए चलना, करंट निकला कितना था, I टोटल, I के बराबर, ठीक है, वो बटा किसमें, I1 में, I2 में और I3 में करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वोल्टेज पहले वाले का इंटीग्रेशन dt, मेन वोल्टेज दूसरे वाले का इंडक्टेंस और dt, उसके बाद मेन वोल्टेज तीसरे वाले का इंडक्टेंस इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो जैसे अपन यहां पे क्या करेंगे, e टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो कॉमन आया और कट गया, ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा, e भी कट गया, तो 1 अपॉन इंडक्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन पहले वाले का इंडक्टेंस, 1 अपॉन दूसरे वाले का इंडक्टेंस और 1 अपॉन तीसरे वाले का इंडक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। यहां तक का फंडा क्लियर है, यस सर, यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं फॉर एन इंडक्टर्स इन पैरेलल, फॉर एन इंडक्टर्स इन पैरेलल, ठीक है, किसकी बात की जा रही है, फॉर एन इंडक्टर्स इन पैरेलल की बात की जा रही है। तो अपने पास जो फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा वो फॉर्मूला अपने पास में क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन इंडक्टर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, अप टिल आपको करना पड़ेगा फॉर n नंबर ऑफ इंडक्टर्स, तो मतलब 1 अपॉन Ln तक करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, यस सर, ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है। अब जरा बात कर लेते हैं अपन फॉर एन आइडेंटिकल इंडक्टर्स
इन पैरेलल। जरा गौर करना अच्छे से, ठीक है। तो अपन बात करने वाले हैं फॉर एन आइडेंटिकल इंडक्टर्स, ठीक है, वो भी कैसे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फॉर एन आइडेंटिकल इंडक्टर्स इन कौन सा कॉम्बिनेशन है सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। गौर करना जरा शानदार तरह से। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इंडक्टर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा एन नंबर ऑफ है तो मतलब यहाँ पे सबका आइडेंटिकल है ना। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि सबका इंडक्टेंस बिल्कुल सेम के सेम बराबर है, ठीक है। तो ये अपन कर रहे हैं एन टाइम्स, ये अपन कर रहे हैं सर कितने बार, एन टाइम्स कर रहे हैं। तो 1 अपॉन इंडक्टर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज एन टाइम्स एल हो जाएगा। तो देयरफॉर जब अपन इंडक्टेंस निकालते हैं पैरेलल का तो वो हो जाएगा एल ओवर एन, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, ये एल ओवर एन। ये वाली खूबसूरत सी बात क्या आपके दिमाग में सही से बैठ गई है? यस सर बैठ गई है। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। हो गया क्लियर? यस सर क्लियर हो गया। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन सर, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना, यहाँ पे ना अपन अब इंडक्टर लेते हैं 2, ठीक है, और दोनों को लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में और फिर निकालते हैं उसका बेसिक फॉर्मूला बहुत ही सिंपल तरह से, ठीक है। जरा गौर करना, फॉर 2 इंडक्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस बार सिर्फ 2 ही इंडक्टर्स हैं लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। फॉर 2 इंडक्टर्स इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सर क्या होने वाला है, जरा गौर फरमाएंगे इसके ऊपर। तो 1 अपॉन एल इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन L2, ठीक है। तो 1 अपॉन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस ऑफ पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 प्लस L1 L1 L2, ठीक है। अब एक काम करो, इसको कर दो सर रेसिप्रोकेट, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज L1 L2 अपॉन नीचे आ जाएगा सर L1 प्लस L2। और इसी को हम लोग जब रजिस्टर सॉल्व कर रहे थे तो हमने कहा था कि भाई साहब अगर 2 रजिस्टर्स होते हैं ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे, कौन सा वाला, प्रोडक्ट अपॉन सम वाला फॉर्मूला। ये यही वाला फॉर्मूला है L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, ठीक है। तो उसको आप सीधे याद कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट अपॉन सम, ठीक है। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो गया है? यस सर, सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया है। मैं चाहूंगा इस जबरदस्त सी चीज का आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। बताएं ये वाला फंडा क्लियर है? ऐसा क्लियर है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं इसका अपन एक, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान ली फॉर एग्जांपल 2 इंडक्टर्स हैं, ये पहला इंडक्टर है, दूसरा इंडक्टर है, ठीक है। ये है 3 हेनरी का और ये है 6 हेनरी का और ये लगे हुए हैं ए और बी के बीच में। तो आप जरा समझे मेरी बात को अच्छे से। क्या हो जाएगा अपने पास, तो इंडक्टेंस जो आएगा ना ए और बी के बीच में वो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन क्या आ जाएगा सर, समेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर 18 अपॉन 9, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा सर, 2 हेनरी आ जाएगा। अगर 2 हेनरी आ गया इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब ये होता है कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में आप सिर्फ एक ही इंडक्टर लगा दीजिए और सर वो कितने का इंडक्टर होगा सर, वो 2 हेनरी का इंडक्टर होगा। कोई दिक्कत वाली बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें यहाँ पे, सिंपल सा एग्जांपल। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में देते हुए चलेगा भाई, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में देते हुए चलिएगा। शर्माने वाली क्या बात है भाई। तो इसको अब एक काम करो, पी नाम रखो, इसका नाम क्यों रखो। ये है अपने पास 20 हेनरी का और ये है अपने पास सर 5 हेनरी का। तुम लोगों ने इसका आंसर दे दिया क्या, ठीक है। जल्दी एक काम करो, सवाल को नोट कर लो और मैं चाहूंगा इसका आंसर जो है ना वो अपने असली नाम के साथ कमेंट सेक्शन में देते हुए चलना, ठीक है। अपने असली नाम के साथ, ठीक है, दूसरे नाम के साथ नहीं। चलो भैया दे दिया इसका आंसर। अब जरा इसको सॉल्व करें। सिंपल सा फंडा होता है प्रोडक्ट अपॉन सम, ठीक है। तो इंडक्टेंस जो होगा ना पी और क्यू के बीच में वो क्या हो जाएगा सर, 20 × 5, 20 + 5 मतलब 100 अपॉन 25 कितना आ जाएगा सर, 4, ठीक है। तो 100 अपॉन 25 करेंगे सर 4 हेनरी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, P और Q के बीच में, P और Q के बीच में सिर्फ एक ही इंडक्टर रहेगा, वो भी कितने हेनरी का सर, 4 हेनरी का रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है। मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे।
क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यस सर ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन अ 10 हेनरी इंडक्टर इन विच करंट चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 7 एम्पियर, ठीक है भाई। क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा एक 10 हेनरी के इंडक्टर में जिसमें करंट जो है ना वो चेंज हो रहा है 10 एम्पियर से 7 एम्पियर तक, करंट जो है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम 10 एम्पियर टू 7 एम्पियर। चलें भाई करें, फोकस करें, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन कंडीशन, गिवन जो चीजें हैं एक बार वो देखते हुए चलना। पहली बात तो ईएमएफ नहीं पता, व्हाट ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन अ 10 हेनरी इंडक्टर इन विच करंट चेंजेस फ्रॉम, मतलब करंट की जो इनिशियल वैल्यू है 10 एम्पियर है और करंट की जो फाइनल वैल्यू है वो 7 एम्पियर है, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, बहुत कम समय दिया जा रहा है dt, तो वो कितना है 9 10 टू द पावर -2, 9 इंटू क्या है सर 10 टू द पावर -2 सेकेंड्स। इतनी आरामदायक बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द ईएमएफ। तो अब एक काम करते हैं ना, अपन चलते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अपन चलते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ध्यान देना अच्छे से। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या बात समझ में आती है सर, ये वाली बात समझ में आती है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना दिस इज इक्वल्स टू माइनस एल टाइम्स क्या हो जाएगा सर डी आई बाई डी टी। ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा सर माइनस एल टाइम्स डी आई ओवर डी टी। अब भाई जरा इसकी वैल्यूज को अपन पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू माइनस एल कितना है सर, एल अपने पास में 10 हेनरी है, ठीक है भाई। तुम जानते हो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है फाइनल करंट माइनस क्या होता है इनिशियल करंट, ठीक है। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर dt हो जाएगा। तो अपने पास ईएमएफ कितना हो जाएगा -10। व्हाट इज द फाइनल करंट सर, फाइनल करंट अपने पास में 7 एम्पियर माइनस व्हाट इज द इनिशियल करंट सर, इनिशियल करंट अपने पास में 10 एम्पियर अपॉन dt का मतलब क्या होता है स्मॉल टाइम, तो 9 10 टू द पावर -2, 9 इंटू क्या हो जाएगा सर 10 टू द पावर -2, ठीक है। अब जरा ध्यान देना ईएमएफ अपने पास में कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो सर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 3 इंटू 10 करेंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है। ये सही जा रहे हैं सर, बेहतरीन जा रहे हैं। तो 9 इंटू क्या हो जाएगा सर 10 की पावर अपने पास कितनी पहुंच रही है, अच्छा तो 2 0 ऊपर लगा दो ना भाई, कितना शानदार रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है। मतलब 3000/9, 3000/9। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे ना तो 3000 का बचेगा 1000, 9 का बचेगा सिर्फ 3, और जैसे आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 333.3 वोल्ट बचेगा, 333.3 वोल्ट बचेगा। इतनी आरामदायक बात है कि आप लोग को ये समझ में आ गई है, ठीक है। दिस इज द नेट वोल्टेज, दिस इज द नेट ईएमएफ, दिल में बसा के रखना। ये वाला फंडा मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन था भाई, बेसिक क्वेश्चन था जो कि हमने अब तक सीख के रखा है ना, उसी के ऊपर बेस्ड एक शानदार सा क्वेश्चन था, ठीक है सर। हो गया 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन, ठीक है। ये फैराडे के लॉ के अनुसार हुआ था। ओके अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी इज कनेक्टेड टू अ 18 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉइल है, मतलब बेसिकली इंडक्टर, ठीक है। कॉइल है मतलब बेसिकली क्या इंडक्टर है, कॉइल है मतलब बेसिकली क्या इंडक्टर है। तो अब पूछेंगे लोग कि सर इसका इंडक्टेंस कितना है, तो इसका इंडक्टेंस है 0.5 हेनरी। इट इज कनेक्टेड टू 18 वोल्ट की बैटरी, इसको अपन ने जोड़ के रख दिया है एक 18 वोल्ट की बैटरी में, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक स्विच लगा के रखा हुआ है अपन ने। अब क्या कर रहा है कि स्विच को अपन ने कर दिया है क्लोज, अब क्या कर दिया है कि स्विच को अपन ने कर दिया है क्लोज। तो यहाँ पे क्या है, कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी इज कनेक्टेड टू 18 वोल्ट की बैटरी। कैलकुलेट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। ऑब्वियसली सर अगर स्विच को आपने क्लोज कर दिया है, अगर स्विच को आपने क्लोज कर दिया तो अब करंट यहां से इंक्रीज ही होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, ठीक है। तो करंट तो इंक्रीज होगा। तो नाउ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब di/dt क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है भाई। डायग्राम बना दिया है, सारा डेटा आपके सामने यहाँ पे गिवन है। अब मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ना एक बार सेल्फ ट्राई भी करें, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि यार इस क्वेश्चन को तुम निपटा दोगे और बड़े आराम से निपटा दोगे। जो भी तुम्हारा आंसर आएगा कॉमेंट सेक्शन में देते हुए चलना, ठीक है। कर दिया क्या, अब अपन अपना आंसर मैच करते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलने वाला था यार कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ चलेंगे अपन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू
अगर अपन चलें फैराडेज लॉ के अनुसार, तो इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एल टाइम्स डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट निकालना है, तो अपन सिर्फ मॉड्यूलस लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या लेके चलते हैं सर, सिर्फ मॉड्यूलस लेके चलते हैं। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल टाइम्स डी आई बाई डी टी, ठीक है। क्या तुम लोगों ने यहां तक नोट डाउन करा था, क्या तुम लोग यहां तक भी पहुंच पाए थे क्या, या इससे पहले अटक गए थे? नहीं सर, यहां तो अपन पहुंच ही गए थे, ठीक है। अब आते हैं अपन को क्या निकालना है सर, कैलकुलेट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, इसका मतलब डी आई बाई डी टी निकालना है, ठीक है। तो जैसे हमारा पूरा फोकस शिफ्ट होगा डी आई बाई डी टी पे, तो वो एक तरफ, और यहां पे आ जाएगा सर E ओवर L, बोलो हाँ कि ना भाई साहब। E की वैल्यू कितनी है, E मतलब 18, L का मतलब क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी, ठीक है 18। अब ये 0.5 का बेसिकली मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो 1/2। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट है, मतलब जो अपने पास में डी आई बाई डी टी है, वो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 18 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट है, मतलब करंट पर यूनिट टाइम, तो एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, करंट पर यूनिट टाइम मतलब एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, दिल में बसा के रखना। आ गया अपना आंसर, ठीक है भाई साहब, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो और फिर खत्म होता है ये लेक्चर। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मेरे ख्याल से आप लोग का आंसर आ भी चुका होगा यार। और जो भी आपका आंसर आया होगा, जिसका मैच कर गया बहुत बढ़िया, और जिससे अगर गलती हो गई होगी तो कहां पे तुमने गलती कर दी, वो जरा कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना, ताकि बाकी लोग पढ़े और वैसी गलती उनसे ना हो, और आपको भी याद रहेगा ना यार कि हाँ यार मैंने इसमें ऐसी वाली गलती करी थी, ठीक है, तो आप भी नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात शानदार तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, तो बनता यह है कि आप जरा इस वीडियो को लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको बता देना कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं, और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। आपका कोई भी फीडबैक हो या सजेशन हो, तारीफ हो या बुराइयां हो, या जो कुछ भी हो, बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर आपका फीडबैक जेन्युइन लगेगा तो उस पर बिल्कुल काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग। अब इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।